छात्र छात्राओं, शिक्षार्थी, जिज्ञासुजन, हमारे शुभचिंतक, आप सभी लोगों का इस ज्ञान निधि चैनल पर स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने बताया कि गद्यकालीन इतिहास किन किन सोपानों में सवार होते हुए उन्नति की ओर आगे बढ़ा और निरंतर उन्नति करता रहा। उन्नति के अंतिम सोपान में ऐसा नहीं है कि अब भी उन्नति बाकी है, अभी भी लगातार शोध प्रबंध सब जारी हैं कि किन प्रकार से, किस विधियों से हमारे इस हिंदी गद्य साहित्य को, पद्य साहित्य को आगे बढ़ाया जाए। विद्वान प्रयास में लगे हुए हैं, हो रहा है प्रयास। इन्हीं प्रयासों में हम जब गद्य के विकास पर प्रकाश डालते हैं तो गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में भी हम अध्ययन करना हमारा अति आवश्यक विषय बन जाता है। आइए हम नाटक पर विचार करते हैं। नाटक जो है भारतीय युग से ही शुरू हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नाटक नहीं था, पहले भी था। भारतेंदु पूर्व भी तमाम नाटक लिखे गए, जिसमें राजा भोज का सपना और बैताल पचीसी आज ये तमाम कहानियों के रूप में नाटक भी लिखे गए और रूपक भी लिखे गए। हालांकि रूपक और नाटक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में भी अभिनय किया जाता है। नाटक नट धातु से में अक प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है नट। नट माने अभिनेता, नटवर, नृत्य करने वाला, नर्तक। जब विभिन्न भाव भंगिमाओं के द्वारा मंच पर या स्टेज पर अपने किस कथात्मक काव्यात्मक दृश्य को उपस्थित करता है तो उसे हम नाटक कहते हैं। भरत मुनि जो संस्कृत के नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, उन्होंने भी इस की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जब हम हमारे नाटक या सूत्रधार के द्वारा जो जो गतिविधियां मंच पर प्रस्तुत की जाती हैं, उन्हें हम रूपक या अभिनय या नृत्य से रूपक मानते हुए नाटक कहते हैं। यही रूपक आगे चल करके नाटक का नाम ले लिया, क्योंकि नटवर जो है कृष्ण को भी कहते हैं, वो भी बहुत से नाटक करते रहे हैं लीलाओं में। और उन्हीं के काल से रास शब्द की उत्पत्ति हुई। रास का भी होता है रास लीला, अर्थात मंच पर एकत्र होकर के विभिन्न पात्रों के द्वारा एक विशेष कथा गान के द्वारा कुछ भाव भंगिमाओं के युक्त में किसी सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक आदि विषयों पर अंततः सार्थक प्रस्तुति की जाए, उसे हम नाटक कहते हैं। नाटक की शुरुआत समीचीन है, प्राचीन काल से भी चले। विदेशों में भी तमाम थिएटर होते थे, वहाँ पर लोग संध्या समय विभिन्न प्रकार के रिहर्सल होते थे और महीनों की रिहर्सल के बाद नाट्य की प्रस्तुति होती थी और रंगमंच का उस समय बड़ा मान था। सिनेमा तो रंगमंच से ही उत्पत्ति हुई है, धीरे धीरे तमाम तकनीक विकसित हुई और यह सिनेमा या फिल्म भी नाटक, नटवर, नर्तक और अभिनेता के रूप में। नट माने अभिनय करने वाला, नाटक यानी अभिनेता, अभिनय करने वाला नाटक। ऐसे में नाटक की शुरुआत हो गई किसके काल में? भारतीय युग के ही काल में तमाम नाटक लिखे गए और उसके बाद उत्तरोत्तर नाटक का विकास होता गया। गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों में सम्यक विकास की अनुकूल परिस्थितियां रची गईं। तमाम हमारा मीडिया या हमारा संवाद तंत्र इतना विकसित नहीं था, इसलिए तत्कालीन समाज की विडंबनाओं, कठिनाइयों और परिस्थितियों को समय समय पर ये कलाकार, नाटक के कलाकार नुक्कड़ नाटक के द्वारा, रंगमंचीय नाटक के द्वारा, मेले आदि में सभा के द्वारा नाटक करके और अपनी प्रस्तुति देते थे, जिनमें हमारे हिंदी गद्य साहित्य का विकास प्रचुर मात्रा में होने लगा। दोहरा लाभ हुआ, हिंदी गद्य की उन्नति हुई, नाटक की उन्नति हुई और इस नाटक के माध्यम से जनता को एकाग्रचित करने में, एकजुट करने में, एकीकृत करने में, एकता के सूत्र में बांधने में भरपूर योगदान मिला। नाटक की परंपरा ही चल पड़ी। नाटक की परंपरा आज भी है, लेकिन अब धारावाहिकों के रूप में, फिल्मों के रूप में मिलता है। नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो आइए, आज का मुख्य विषय हमारा है नाटक। भारत में साहित्यिक नाटक और लोक नाटक की परंपरा प्राचीनतम काल से चली आ रही है। आपको पता है, जानते ही हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व के महान नाट्य कृतियों में से एक है, जिसमें
शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम कथा का वर्णन है। और इस प्रेम कथा में संस्कृत कवि कालिदास ने शीत, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत सभी ऋतुओं में उत्पन्न भावनाओं के मंथन करने के बाद उसके आनंद को, आनंद के बाद उसके उद्देश्य को एक ही मंच पर, एक ही नाटक में प्रस्तुत किया है। इसीलिए नाटकों में आज भी सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम माना जाता है। उसके बाद फिर राजा लक्ष्मण सिंह और आज लोगों ने शकुंतला का हिंदी में अनुवाद भी किया। फिर क्या हुआ, भारतीय युग से ही और भारतीय जो पूर्व युग से ही नाटकों का, विभिन्न नाटकों का, विभिन्न भाषाओं के नाटकों का, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं के नाटकों का भी हमारे विद्वानों ने अपनी भाषा हिंदी गद्य में अनुवाद किया। और मंचीय दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से निरंतर उनमें सुधार लाने के लिए तरह तरह से सामग्री का, तरह तरह से संवाद योजना का प्रभाव डाला गया। स्पेशल इफेक्ट भी डाला गया। विभिन्न म्यूजिक और ध्वनियों के द्वारा नाटक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता चला गया। इसमें लोक नाटक, साहित्यिक नाटक, सामाजिक नाटक, तरह तरह के नाटक खेले गए और उनका समाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और हमारी भाषा हिंदी गद्य के विकास में भी अनुकूल प्रभाव पड़ा। भारतीयों ने संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के नाटकों का गहन अध्ययन किया था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आगे आपको बता दिया गया है कि ये लगभग हर विधा में, काव्य, क्या नाटक, क्या कहानी तो बहुत कम, लेकिन यात्रा साहित्य आदि विधाओं में, निबंध में तमाम अपनी बहुमुखी प्रतिभा का इन्होंने प्रदर्शन किया। इन्होंने जिन नाटकों की सर्जना की उनमें सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक थे। तत्कालीन समाज में, साहित्य समाज का दर्पण होता है, तत्कालीन समाज में निरंतर समस्याओं का समाधान उत्पन्न होने लगा और उस समाधान को नाटकों के माध्यम से इन उच्च कोटि के साहित्यकारों ने संस्तुति प्रस्तुत की, समाधान प्रस्तुत किया। भारतेंदु जी की प्रेरणा और प्रभाव से इस युग के अनेक लेखक नाट्य रचना में प्रवृत्त हुए। जैसे लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी, राधा कृष्ण दास ने दुखिनी बाला, महाराणा प्रताप और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने प्रेम मोहिनी नामक नाटक लिखा। राधा कृष्ण दास ने दुखिनी बाला और आदि नाटक लिखे तथा साथ ही साथ भारत सौभाग्य नाटक भी लिखा गया। सीताराम वर्मा ने विवाह विडंबन, उस समय बाल विवाह होते थे, तमाम तरह की विडंबनाएँ होती थीं, समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थीं, पर्दा प्रथा विराजमान थी, नारियों की दशा बड़ी शोचनीय थी। इन समस्त बिंदुओं पर इन कलाकारों ने, इन महान अभिनेताओं ने, विशेष बात ये रही कि ये लोग इस काल में स्वयं लेखक भी थे, डायरेक्टर भी थे और अभिनय भी करते थे। ये दुरूह कार्य एक ही साथ, एक ही मंच पर फिल्मों में हो सकता है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में कुछ विशेष तकनीक होती है जो फिल्माया जाती है, लेकिन एक ही क्षण दर्शक दीर्घा में दर्शकों की अपार भीड़ है और ऐसे में एक व्यक्ति जो स्वयं लेखक भी है, डायरेक्टर भी है, संवाद योजना भी लिखता है और स्वयं उसे अभिनय भी करना है, ये सारी परिस्थितियों को एक ही साथ पिरो करके एक ही साथ मंच पर प्रस्तुति देना आसान काम नहीं था। ऐसे में इन लोगों ने बहुत आमूलचूल प्रयास किया। प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा आदि नाटक लिखे। इन नाटकों में भारतेंदु की प्रवृत्तियों का ही अनुकरण हुआ। प्राय सभी में क्या था, भारतेंदु की प्रवृत्ति क्या थी? भारतेंदु जी दयावान लेखक थे, समाज के प्रति उनकी संवेदना थी। समाज सुधार, देश प्रेम, हास्य विनोद, व्यंग प्रधान और दर्शन विचार प्रधान नाटक लिखे जाने लगे। याद रखिएगा, नाटक गद्य बोली, नाटक जो है गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा और काव्यों के लिए उस समय ब्रज भाषा पूरी तरह से मुखरित भाषा हो चुकी थी। और उसके बाद थोड़ी देर में अवधि भी प्रकाशित हुई। बाद में रामचरितमानस और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जयसी जी के संपर्क में आकर अवधी भाषा तो मानो एकदम से पल्लवित पुष्पित हो गई और अवधी भाषा भी काव्य का माध्यम बन गई। हिंदी नाटक के दूसरे चरण में प्रभावशाली लेखक का अवतरण हुआ, जिसे हम नाटक सम्राट कहते हैं। छायावाद के प्रवर्तक
जयशंकर जी प्रसाद जी का उदय हुआ और इन्होंने तो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और प्रांजल संस्कृतनिष्ठ और शुद्ध खड़ी बोली की माध्यम से तमाम ऐसे नाटक लिखे जो हिंदी नाटक में, हिंदी गद्य साहित्य के विकास में और मानवीय संवेदनाओं के विकास में, मानवीय समस्याओं के विकास में मील का पत्थर साबित होते हैं। इन्होंने लगभग 12-13 नाटक लिख चुके हैं, जिनमें ऐतिहासिक नाटक इनके प्रमुख होते हैं, जैसे सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणामय, प्रायश्चित, अजात शत्रु, एक घूंट तो एक एकांकी भी है और नाटक भी है। और ये माना जाता है कि एकांकी का सूत्रपात इसी एक घूंट नामक नाटक से, लघु नाटिका से, नाटक बहुत हम पूरा नहीं कहेंगे क्योंकि नाटक कई खंडों में खेला जाता है और लघु नाटिकाएँ एकांकी एक ही अंकों में हो जाती हैं। तो एक घूंट से एकांकी का सूत्रपात हुआ। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कुमारगुप्त आदि ऐसे तमाम नाटक इस नाटक सम्राट ने लिखे जो ऐतिहासिकता, सामाजिकता, समस्या प्रधान, ध्रुवस्वामिनी तो पूरी तरह से नारी जाति के समस्या पर ही समर्पित है। ऐसे तमाम नाटक लिखे गए। इनके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद तथा जगदीश चंद्र माथुर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नाटक में भी कई परंपराओं का निर्वहन किया गया। थोड़ी चर्चा हम कर देना चाहते हैं। हिंदी नाटक का विकास क्रम से भारतेंद्र युग में हुआ, फिर द्विवेदी युग में हुआ, फिर प्रसाद युग में हुआ, उसके बाद प्रसादोत्तर युग में भी हुआ नाटक का, और अंत में जो 5वां है समकालीन नाटक, वो स्वतंत्रता के बाद, साठोत्तरी कविता के बाद जो आधुनिक गद्य लिखे गए उसमें समकालीन नाटक भी लिखे गए। इन नाटकों में जो विभाग किए गए हैं उनमें हम भारतीय के प्रमुख नाटकों का नाम गिनाना चाहते हैं, जिसमें परीक्षार्थियों के लिए और जिज्ञासुओं के लिए आसानी होगी, परीक्षा में उन्हें सफलता मिलेगी। भारतीय युग के प्रमुख नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित विद्या सुंदर, चंद्रावली, श्रीनिवास दास द्वारा लिखित तप्ता, संवरण, प्रहलाद चरित्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा प्रद्युम्न विजय, शालिग्राम लाल द्वारा अभिमन्यु वध, सीताराम वर्मा का विवाह विडंबन, काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह, राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला। मैंने अभी चर्चा की ना कि रघुवंश कालिदास की रचना जो अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत नाट्य है, उसी का राजा लक्ष्मण सिंह ने भी शकुंतला नाम से अनुवाद किया। फिर क्या था, संस्कृत के नाटकों की भी एक परंपरा चल गई कि उनका हिंदी अनुवाद किया जाए, क्योंकि संस्कृत भाषा के गूढ़तम प्रसंगों का, प्राकृतिक चित्रणों का कालिदास या अन्य नाटककारों ने, बहुत आदि ने जो नाटक, उत्तर रामचरितम, जो तमाम नाटक लिखे गए उनका हिंदी में अनुवाद किया गया। द्विवेदी युग के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: कृष्ण प्रकाश सिंह का पन्ना, बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त, हरिदास मलिक का संयोगिता हरण, जीवानंद शर्मा का भारत विजय, बनवारी लाल का कृष्ण कथा, कंसवध, माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध, राम गुलाम लाल का धनुष यज्ञ लीला। प्रसाद युग के नाटक कुछ इस प्रकार हैं जिन्हें हम नाटक सम्राट कहा जाता है: जयशंकर प्रसाद का सज्जन, विषाद, अजात शत्रु, हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन, जो रक्षाबंधन पर आधारित है और बड़ा ही सशक्त नाटक खेला गया, पाताल विजय, प्रतिशोध। इसके अलावा प्रेमचंद का 2 नाटक है, संग्राम और करबला। पांडे वेचन शर्मा उग्र का है महात्मा ईसा, चुंबन, डिक्टेटर। राम वृक्ष बेनीपुरी का है अम्बपाली। सुदर्शन का है अंजना। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है हिंदू विधवा नाटक। उदय शंकर भट्ट का है कमला। रामनरेश त्रिपाठी का है सुभद्रा। मैथिली शरण गुप्त का है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा अद्भुत नाटक है, कहीं भी मिले तो इसे परीक्षार्थी मनोरंजन के लिए भी, अपनी तैयारी के लिए भी जरूर देखेंगे। इसमें उन्हें भारत के बारे में और एक विशेष नायिका के बारे में तमाम बातें वर्णन की गई हैं, जो हमारी एक प्राचीन और अर्वाचीन तथा तत्कालीन प्रासंगिकता का एक धरोहर और अमानत है। राम नरेश त्रिपाठी का सुभद्रा, लक्ष्मी नारायण मिश्र का अशोक, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, विष्णु प्रभाकर का युगे युगे क्रांति। विष्णु प्रभाकर
क्रांतिकारी लेखक माने जाते हैं और इन्होंने अपने इस उपन्यास का नाम ही लिख दिया अरे नाटक का कि युगे युगे क्रांति। क्रांति जो है सुधार, क्रांति का मतलब होता है सुधार, मारकाट अहिंसा ही नहीं, सुधार। सुधार हर काल में हुआ, हर युग में हुआ है, उस पर इन्होंने बड़ा ही सुंदर नाटक लिखा है। प्रसाद के उत्तर यानी प्रसाद के बाद जो नाटक लिखे गए उसमें उदय शंकर भट्ट का राधा, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी, मुक्तिपथ, पांडे बेचन शर्मा उग्र का गंगा का बेटा, हरिकृष्ण प्रेमी का आहुति, प्रकाश स्तंभ, अमृत पुत्री, वृंदावन लाल वर्मा का कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी, गोविंद वल्लभ पंत का ययाति, सेठ गोविंद दास का कर्ण। उसके बाद प्रसादोत्तर युग के बाद फिर समकालीन नाटक लिखे जाने लगे जिनमें मोहन राकेश का आधे अधूरे, अंडे के छिलके, शायद, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन शीर्षक तो ऐसा लगता है कि एक ही दिन की ये बात है, लेकिन वाकई थोड़ा सा हमें पढ़ने का मौका मिला है, ऐसा लगता है कि एक ही दिन में इस पूरे नाटक को समाहित करके विभिन्न परिदृश्यों का वर्णन करते हुए लेखक मोहन राकेश ने अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफलता प्राप्त की है। मानो इस एक दिन के नाटक में एक दिन की घटनाक्रम को प्रस्तुत करके एक युगांतर उपस्थित किया है मोहन राकेश ने नाटक के प्रति। भीष्म साहनी का हानूस, माधवी, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, भीष्म साहनी का अद्भुत नाटक है। इस पर शायद पिक्चर भी बन चुकी है। ये पिक्चर की पृष्ठभूमि औपन्यासिक है या नाटकीय, थोड़ा हमें इसमें संदेह है, लेकिन पिक्चर बन चुकी है। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल का दर्पण, सूर्यमुख, गुरु, कजरीबन, गंगा माटी, ऐसे तमाम नाटक लिखे गए और इन नाटकों का आज भी मंचन इत्यादि होता रहता है और साथ ही साथ कई प्रकार के नाटकों का प्रादुर्भाव भी हो रहा है। नाटक तब भी समीचीन था संस्कृत युग में भी और आज आधुनिक युग में भी, और साथ ही साथ हमारे गद्य साहित्य के विकास में नाटक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं है कि नाटक अन्य विधा में नहीं है, अन्य भाषा में नहीं है, ब्रज में भी है, राजस्थानी में भी है, उर्दू में भी है, बुंदेलखंडी में भी है, लेकिन जितना सशक्त नाटक हिंदी खड़ी बोली गद्य में लिखा गया वह सराहनीय है, समीचीन है, प्रासंगिक है। धन्यवाद। आशा है आप लाभान्वित होंगे और लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद। अब हम अगला व्याख्यान एकांकी पर शुरुआत करेंगे।